वालेकुम गाइस। अच्छा, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिससे रिलेटेड स्टूडेंट्स ने मुझसे अक्सर पूछा, मुझे ईमेल भी करते हैं, मुझे पर्सनल नंबर पे भी अप्रोच करते हैं। और वो ये है कि हम करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको अप्रोच कैसे करें, नंबर वन, एंड नंबर टू, प्रेजेंट कैसे करना है। सो इन रिस्पॉन्स टू दैट, इन दिस प्रेजेंटेशन आई विल बी टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स। नंबर वन, किस तरह हमें अटेम्प्ट करना है, यानी पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स क्या हैं, स्पेशली करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर्स के क्वेश्चन की, एंड देन प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या हैं। अच्छा, मैं शुरू में आपको बता दूं कि चलें उसकी हम बाद में बात कर लेंगे कि प्रेजेंटेशन की क्या वेटेज है, लेकिन अच्छा, इसमें हम जो बात करेंगे नंबर वन अप्रोच में कि हमने कैसे अप्रोच करना है इस एग्ज़ाम को, आंसर को, सीएसएस में पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स के आंसर को, उसका मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले हमने एक आउटलाइन बनानी है। अच्छा, हम चलेंगे एक पास्ट पेपर के क्वेश्चन को लेके एज अ सैम्पल, ताकि आपको ज़्यादा अच्छी पिक्चर क्लियर हो जाए, ठीक है। और क्वेश्चन है व्हाट इज़ अफगानिस्तान पाकिस्तान पॉलिसी एंड हाउ टू मैनेज इट्स इम्प्लीकेशंस ऑन पाकिस्तान। सो सबसे पहले तो ये है कि जी हमने आउटलाइन बनानी है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन होगा पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स का, उसमें हमने आउटलाइन लाजमी बनानी है। जस्ट कीप दिस इन माइंड। उसके फ़ायदे हैं बड़े। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग का मौका मिल जाता है। आप क्वेश्चन को देखते हो जब, और आप आउटलाइन तैयार करने की कोशिश करते हो, तो आप डिफरेंट एंगल से सोचते हो कि यार मैंने क्या-क्या इस आंसर में लिख सकता हूँ, ठीक है? इस आंसर में कीवर्ड्स क्या हैं? सो मैं उनको कैसे इनकॉर्पोरेट करूँगा? सो एक तो आपके लिए फ़ायदेमंद होती है आउटलाइन, ठीक है, कि आपने कैसे आंसर को लेके चलना है, और दूसरा एग्ज़ामिनर के लिए ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, और कि आप उसको फैसिलिटेट कर रहे होते हो। एग्ज़ामिनर जब आपकी आउटलाइन पढ़ता है, तो उसके ज़हन में ऑलरेडी एक स्केच बन चुका होता है कि यार मैंने इस आंसर में क्या चीज़ देखनी है, या ये स्टूडेंट मुझे इसके आंसर में क्या बताने जा रहा है। सो दोनों पर्सपेक्टिव से आउटलाइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, सबसे पहले हम इसके आंसर को लेके चलेंगे। सबसे पहले जो अच्छा, ये टेक्निक क्योंकि मेरे लिए बेनिफिशियल थी, मैंने इसको यूज़ भी किया और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो आउटलाइन में नंबर वन, सबसे पहले अगर मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो मैंने इसमें सबसे पहले अफ़गानिस्तान पाकिस्तान पॉलिसी को थोड़ा-सा डिस्कस किया कि ये है क्या? देन एक और मैंने हेडिंग दी कि बैकग्राउंड ऑफ द अफ़गानिस्तान पाकिस्तान पॉलिसी क्या है। इसमें मैंने बताया कि क्या-क्या सर्कमस्टांसेस थे जिनकी वजह से ये पॉलिसी बनाई गई। देन मैंने एक और हेडिंग दी, सब्सीक्वेंट रिविजन्स आफ्टर इट्स इनिशियल अनाउंसमेंट, कि यार जब ये पॉलिसी बन चुकी थी, उसके बाद इस पॉलिसी में क्या-क्या रिविजन्स आई, क्यों आई। देन फोर्थ हेडिंग, ब्रीफ समरी ऑफ इट्स इम्प्लीकेशंस विद एम्फेसिस ऑन पाकिस्तान। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि क्वेश्चन में जो मेन आपका कीवर्ड है वो है इम्प्लीकेशंस ऑन पाकिस्तान। सो मैंने समरी बताई कि यार इम्प्लीकेशंस हैं, क्या हैं पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान पॉलिसी की, और उसमें मैंने 4 डिफरेंट एरियाज़ बताए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और जियो स्ट्रेटेजिक। फिर मैंने बताया कि हम हाउ टू मैनेज दीज़ इम्प्लीकेशंस, जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान पॉलिसी का पाकिस्तान पे असरात होंगे, उनको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, ठीक है? और उसको वंस अगेन मैंने 4 सब हेडिंग्स दी, और वो मैंने सब हेडिंग्स दी, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस यानी सियासी इसके नताइज क्या होंगे, ठीक है? उनको हमने कैसे मैनेज करना है। नंबर 2, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस यानी जो मुआशी इसके नताइज होंगे, उनको हमने कैसे मैनेज करना है। नंबर 3, सोशल इम्प्लीकेशंस या माशरती नताइज, उनको हमने कैसे मैनेज करना है। नंबर 4, जियो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस यानी इस खत्ते में इसके क्या असरात हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो भी पॉलिसी बनती है, अमेरिका बनाता है, उसमें लाजमी पाकिस्तान इंडिया जो अमेरिका पॉलिसी बनाता है, उसमें इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी इनकॉर्पोरेट करता है। देन सम वॉट चाइना, अफगानिस्तान, मिडल ईस्ट, ये सारा एक ना एक रीजनल लेवल पे इस पॉलिसी को बनाया जा रहा होता है। अच्छा, लास्ट जो हेडिंग होगी वो होगी क्रिटिकल एनालिसिस और कंक्लूजन की, जिसे आप आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं तबसरा आपका, ठीक है। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड दिस इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर बिटवीन व्हाट द एग्जामिनर कंसिडर्स अ गुड आंसर एंड एन एवरेज आंसर, ठीक है। सो लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स इस एरिया को इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, क्रिटिकल एनालिसिस में आपने लिखना क्या है, उसमें आपने मेन जेस्ट बताना है अपने पॉइंट्स का, एंड देन आपने सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। अच्छा, ये क्यों इसलिए इम्पोर्टेंट है इतना, कि एग्जामिनर बेसिकली टेस्ट कर रहा होता है कि नॉलेज तो ऑलमोस्ट सब कैंडिडेट्स के पास होता ही है, एनालिसिस उसकी बेसिस पे एनालिसिस कौन अच्छा कर सकता है, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग किसके पास है, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन में एग्जामिनर को ये दे दिया, तो बिलीव मी, वो आपको जो एवरेज वो नंबर देता है 10 12,
उससे आपको ज़्यादा नंबर देगा, प्रॉब्ली आपको 15 नंबर दे देगा, ठीक है? सो ये क्रिटिकल एनालिसिस पे आपने बड़ा फोकस करना है। अच्छा, इस क्रिटिकल एनालिसिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि जी स्टूडेंट पूछते हैं कि या कंक्लूजन जो क्रिटिकल एनालिसिस जिसको हम कहते हैं कि यार ये कितना इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो मैं जो स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ वो ये है कि यार इसकी लेंथ मैटर नहीं करती। हाँ, ऑफ कोर्स अगर आप 2 लाइन्स का लिखेंगे तो इसका मतलब है कि आपने एग्ज़ामिनर को कुछ भी कन्वे नहीं किया। लेकिन ये 1 पेज से डेढ़ पेज तक हो सकती है। क्यों? क्योंकि हर एक स्टूडेंट में डिफरेंट कैपेसिटी होती है कि वो अपनी बात कितनी लेंथ में, कितनी लाइन्स में एग्ज़ामिनर तक पहुँचा सकता है। तो इसकी लेंथ पे ज़्यादा फ़ोकस ना कीजिए। फ़ोकस इस चीज़ पे कीजिए कि आपने एक रीज़न्ड कंक्लूजन देके अपनी बात को एग्ज़ामिनर तक पहुँचा दिया है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इन फैक्ट्स की नज़र में मैं मेरे नज़दीक इसका ये तबसरा है, ठीक है? या मेरा ये कंक्लूजन है या हाउ विल आई गो अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा टिप्स जो मैं आपको बता दूँ जो मैंने यूज़ किए एग्ज़ाम में और दो एंड दे फेच्ड मी इम्पोर्टेंट मार्क्स, वो है कि आपने कोटेशंस यूज़ करनी है, ठीक है? कोटेशंस इसलिए यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि यार एग्ज़ामिनर को आइडिया होता है कि स्टूडेंट ने कुछ डिफरेंट सोर्सेज़ से पढ़ा हुआ है, ठीक है? और वो अपने आर्गुमेंट्स को बीफ अप कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बना रहा है, ठीक है? फिर रेफरेंसेस ऑफ कोर्स आपको फैक्ट्स चाहिए होते हैं और फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए होते हैं, रेफरेंसेस चाहिए होते हैं और उनमें मैंने डिफरेंट सोर्सेज यूज़ किए, लाइक इंटरनेशनल न्यूज़ रिपोर्ट्स यूज़ की मैंने, द इकोनॉमिस्ट से, टाइम्स मैगज़ीन से, या आप एजेंसीज़ का डाटा उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूएस अफ़गानिस्तान पाकिस्तान पॉलिसी के केस में आप यूएसएड की रिपोर्ट उठा लें, ठीक हो गया। इसके अलावा मैप्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल अफ़गानिस्तान पाकिस्तान पॉलिसी की हम बात करें तो उसमें आपने मैप बना दे देना एक, जैसे हमारा केपी का बेल्ट है, उसके साथ अफ़गानिस्तान के प्रोविंसेस लगते हैं, जैसे वो पक्तिका, नंगरहार, ठीक है? ये प्रोविंसेस लगती हैं, तो आपको पता चले कि यार ये जो जियोग्राफिकली कंटिगुअस है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के सूबे, इनमें जो भी इम्प्लीकेशंस आएँगी किसी भी पॉलिसी की, वो बड़ी ड्रास्टिक होंगी। फॉर एग्जांपल अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं हमारे केपी प्रोविंस में, उनका अक्सर आना-जाना लगा रहता है अफ़गानिस्तान में भी, ठीक है? वो उसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस भी होते हैं, पॉलिटिकल भी होते हैं, जियो स्ट्रैटेजिक भी होते हैं। तो यहाँ पे एक ये मैप बड़ा इंपॉर्टेंट है। ड्यूरेंट लाइन आपको पता है कंट्रोवर्शियल एरिया है, वो भी अगर कहीं इनकॉर्पोरेट होती है तो हम उसको भी कर सकते हैं इसमें। अच्छा, ये हो गया इसका हमारी प्रेज़ेंटेशन का पहला हिस्सा कि हमने आंसर को अप्रोच कैसे करना है, या हमने आंसर को जिसे कहते हैं हम कि अप्रोच कैसे करना है या अटेम्प्ट कैसे करना है। दूसरा जो हमारा एस्पेक्ट है वो है कि हमने प्रेज़ेंट कैसे करना है। अच्छा, याद रखिएगा कि सीएसएस के एग्ज़ाम में 80% नॉलेज है और 20% प्रेज़ेंटेशन है, ठीक हो गया? तो आपने प्रेज़ेंटेशन या ऑर्गेनाइज़ेशन को बहुत इम्पोर्टेंट देनी है, क्योंकि ये वो एडिशनल मार्क्स हैं जो आपकी जिसे कहते हैं ना एलोकेशन को सिक्योर करते हैं वंस यू गेट थ्रू द रिटन एग्ज़ाम। तो इसमें मैं जो स्ट्रैटेजी यूज़ करता था वो ये था कि मैं हेडिंग्स ब्लू मार्कर से देता था, ठीक है? ताकि वो प्रोमिनेंट लगें यार, क्योंकि मैं कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लिखता हूँ तो एग्ज़ामिनर को प्रोमिनेंट वो नज़र आए। देन अगर मेरे पास कोई कोटेशंस होती थी, फैक्ट्स एंड फिगर्स होते थे, तो मैं जो ब्लैक पॉइंटर था उससे लिखता था। और अगर ब्लैक पॉइंटर आपके पास नहीं है तो आप बेशक ब्लू पॉइंटर से ही लिख के उसको अंडरलाइन कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब, क्योंकि एग्ज़ामिनर के पास जनाब 15,000 स्क्रिप्ट्स होती हैं, ठीक है? और इसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो आपकी एक-एक चीज़ पढ़े। सो अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसी कोटेशन या फैक्ट एंड फिगर है, जो प्रोमिनेंट है, जो प्रॉब्ली बाकी स्टूडेंट्स ने नहीं लिखी होगी, तो आप उसको प्रोमिनेंट बनाएँ ताकि एग्ज़ामिनर जब ग्लेज़ ओवर कर रहा होगा आपके आंसर शीट को, तो उसको वो नज़र आ जाए, दिख जाए, ठीक है? इससे ये होगा कि एग्ज़ामिनर के लिए भी आसानी होगी। सो ये कुछ प्रेज़ेंटेशन स्किल्स थी जो आपने यूज़ करनी है। अच्छा, इसके अलावा अगर कुछ आप मज़ीद पूछना चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं उसपे फ़र्दर वीडियोज़ बना दूँगा। मैं क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करूँगा कुछ इस क्वेश्चन पे, और अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स पे मुझे चाहते हैं कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ, तो भी आप मुझे कमेंट्स में बता दें, मैं उन पे भी वीडियोज़ बनाता जाऊँगा। सब्सक्राइब अगर आप कर लेंगे तो यही होगा कि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।